तिवारी CGPSC ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज के हम अपने वीडियो लेक्चर में मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमें मौलिक अधिकार कब दिया गया, किस प्रकार दिया गया, वो क्या है, उनका वर्णन कहां से कहां तक किन अनुच्छेदों में किया गया है, कौन से भाग में वर्णित है, उनकी स्थिति कैसी है, उनका उद्भव कैसे हुआ है। इन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार और देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन हम अनुच्छेद 12 से 35 तक देखते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन इन 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में जो 12, 13 और इसके बाद जो पीछे के अनुच्छेद है 33, 34 और 35, 12, 13, 33, 34 और 35, इनमें मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि ये सहायक अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के। लेकिन 14 से जो 32 तक के अनुच्छेद हैं, 14 से 32 तक जो अनुच्छेद हैं, उनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो 12, 13, 33, 34 और 35 जो अनुच्छेद हैं क्रम में, इनमें उनके सहायक अनुच्छेदों की बात की गई है। जो अन्य अनुच्छेद है वो जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार इन 12 से 35 अनुच्छेदों के बीच मौलिक अधिकारों की बात की है। लेकिन मौलिक अधिकारों को हम आर्टिकल्स पे जाने से पहले, उसके अनुच्छेदों पे बात करने के पहले हम समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये होते क्या है। तो यदि हम परिभाषा की बात करें कि मौलिक अधिकार को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो मैं एक परिभाषा देने की कोशिश करता हूं इस मौलिक अधिकार की कि मूल अधिकार क्या होते हैं, ये मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो किसी व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, कोई भी मनुष्य है, तो यदि उसे अपना संपूर्ण विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है, तो हर स्थिति में उसे समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक जो जितने भी अधिकार हैं, जितने भी चीजों की आवश्यकता होगी, वो उन्हें मूल अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार में उन चीजों का वर्णन किया गया है। इसलिए कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक चीजें हैं वो मूल अधिकार कहलाती हैं। उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, जो कि हम उन्हें अपने संविधान के माध्यम से प्रदान करते हैं। देखते हैं कि इन मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा क्या था कि इसकी भारत में आवश्यकता पड़ी। तो हम जानते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, अधिकांश जो जनता है वो गांवों में निवास करती है। उनमें से काफी लोग असाक्षर हैं, जिनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है कि ये नियम कानून क्या है। ऐसे लोगों को राज्य और निजी व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य से भी और निजी व्यक्तियों से भी संरक्षण प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रबंध किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति हैं जो जानते तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो रुचि नहीं रखते हैं इस कानून में और संविधान में। तो जागरूकता के अभाव में भी लोगों को नहीं पता होता है कि हमारा अधिकार क्या है। और हो सकता है कि इस दशा में राज्य या कोई निजी व्यक्ति उनके अधिकारों का हनन करे, उनके अधिकारों को दबा दे। इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस रीति को रोकने के लिए कि कोई ऐसा ना कर सके, राज्य या फिर कोई निजी व्यक्ति किसी नागरिक के, किसी मानव के, किसी व्यक्ति के अधिकार पे कब्जा ना कर सके, उसे दबा ना सके, इसलिए हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार के नाम से वर्णित है, इनकी व्यवस्था की गई। से इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई। ये था कि भारत में मौलिक अधिकार क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं इसके विकास के बारे में। तो हम इसके विकास को 2 चरणों में देखेंगे कि इसका विकास कैसे किया गया। एक तो हम विश्व स्तर पर इसकी बात करेंगे और दूसरा भारतीय स्तर पर कि भारत में इसका विकास कैसे कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे हमने इसको अपने संविधान में स्थान दिया है। यदि मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में मौलिक अधिकार की शुरुआत कब हुई, तो विश्व में पहला मौलिक अधिकार देने वाला देश था ब्रिटेन या इंग्लैंड।
ठीक है, ब्रिटेन जो इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1215 में एक क्रांति की, यहाँ की जनता ने क्रांति की और उस क्रांति के फलस्वरूप जो वहां के नागरिक थे उन्हें संपत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया 1215 में जो इंग्लैंड के नागरिक थे उन्हें संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब एक परिवर्तन होता है जो कि हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा गया और ये अधिकार उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति का 1215 में। ये पहला अधिकार था जब किसी देश की जनता को कोई मूल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद हम दूसरा प्रयास देखते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के दौरान जो नारा दिया गया था उसी को ही बाद में उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यह नारा था फ्रांस की क्रांति का। और इस फ्रांस की क्रांति के सक्सेसफुल होने के बाद इन तीन चीजों को उन्हें मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया 1789 में। इस प्रकार फ्रांस में दूसरी बार मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो अमेरिका था, अमेरिका में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई 1791 में अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर इसे बिल ऑफ राइट्स नाम दिया गया है। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई 1791 में। और ये बिल ऑफ राइट्स, जो बिल ऑफ राइट्स से वहां पर वर्णित है, उसे ही भारत ने अडॉप्ट किया है। भारत ने उसे अपने संविधान में समावेशित किया है। और ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है यदि आपसे ये पूछा जाए तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि हमने बिल ऑफ राइट्स को अपना विचारधारा जो हमारी ली गई है मूल अधिकारों की, वो बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये विकास था जो हम विश्व स्तर पर देख रहे थे। अब देखते हैं कि भारत में इसका विकास कैसे किया गया, भारत में इसे कब शामिल किया गया, कब पहली बार इसकी मांग की गई। यदि इस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहली मांग, अब हम बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों के विकास की, कि भारत में इसका विकास कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 1895 में सर्वप्रथम संविधान विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। सर्वप्रथम भारत में यदि पहली मांग आपसे पूछा जाए तो 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की गई थी कि मौलिक अधिकारों को हमें दिया जाएगा। इसके पश्चात ये प्रयास जारी रहा और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में फिर से एक बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, आपने इतिहास में इसे पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में डिटेल। ये वही नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कुछ अधिकार मांगे गए थे ब्रिटिश साम्राज्य से। इसके बाद अगला प्रयास गांधी जी द्वारा किया गया, जो कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए थे। जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। मौलिक अधिकारों की मांग गांधी जी द्वारा 1931 में की गई थी। इसका सफलतम प्रयास हमें स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, जब हम संविधान बना रहे थे, तो इन मौलिक अधिकारों को हमें संविधान में शामिल करना था, क्योंकि भारत देश स्वतंत्र होने वाला था और ये लक्ष्य रखा गया था कि जब तक मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान नहीं बन जाता तब तक तो हमारा देश स्वतंत्र हो नहीं सकता था। तो जब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था उस समय 1946 में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया गया। 1946 में मूल अधिकार परामर्श समिति, जो कि मूल अधिकारों पर परामर्श देने वाली थी कि कैसे होने चाहिए मूल अधिकार, इन्हें किस प्रकार से शामिल किया जाएगा। इसलिए 1946 में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश पर ही जो हमारे संविधान में है मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। 1946 में मूल अधिकार परामर्श समिति गठित हुई और इसी की सिफारिश पर इस मूल अधिकार को, इस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इस प्रकार ये विकास था हमारे मौलिक अधिकारों का कि इसकी मांग कब कब की गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी मौलिक अधिकार हैं उनकी संविधान में स्थिति कैसी है, उनकी विशेषताएं क्या है। इन चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि वो उनकी स्थिति कब कब परिवर्तित हुई और वर्तमान में उसकी स्थिति किस स्तर पर है, क्या है, ये हम अब बात करने वाले हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहले तो ये समझिए जो मौलिक अधिकार है वो
सीमित है, असीमित नहीं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है सीमित है, असीमित। अब इससे मतलब क्या हुआ कि सीमित है, असीमित है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए इन्हें सीमित किया गया है। सीमित करने से तात्पर्य है कि हो सकता है कि मान लीजिए मुझे स्वतंत्रता है घूमने की, अब मैं किसी ऐसी जगह पर चले जाऊं जहां पर कानूनी प्रतिबंध है जाने में, या मैं किसी निजी व्यक्ति के घर में घुस जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा तो मौलिक अधिकार है कि मैं विचरण कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मुझे भारतीय संविधान के अनुसार प्राप्त किया गया है। लेकिन यदि मैं किसी व्यक्तिगत मामले में, किसी के व्यक्तिगत मामले में, या फिर किसी विशेष धर्म या फिर किसी जाति या किसी व्यक्ति समूह या किसी की भी भावनाओं को यदि ठेस पहुंचाता हूं अपने कृत्यों से, तो मेरे मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यदि मुझे जैसे कि संविधान में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन मैं कुछ ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे, तो इस स्थिति में दूसरों की निजी जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होगा। तो इस पर युक्त प्रबंध लगाया जा सकता है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो वहां तक सीमित है जहां तक वो हमारे हैं, लेकिन यदि हम उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां पर सीमित किए जा सकते हैं। उस पर युक्त प्रबंध लगाया जा सकता है जो कि विधि के अनुसार उचित हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है तो रात में हमें जो लाउड स्पीकर हैं या फिर डीजेज हैं इन्हें बजाने में रोक लगा दी जाती है। वैसे तो ये हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें अशांति नहीं प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए इस पर युक्त प्रबंध लगाया जा सकता है, यह कहा गया है। इसलिए कहा गया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। ये समझने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं कि ये क्यों दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये हमें राज्य और किसी निजी व्यक्ति से संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं, ताकि कोई निजी व्यक्ति या हमारा जो राज्य है वो ऐसा कुछ ना कर सके जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। यदि राज्य के स्तर पर बात करें तो हो सकता है राज्य कोई ऐसा कानून ला दे जिससे हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़े और गहरा प्रभाव पड़े, जिससे हमारे गरिमामय जीवन में बाधा उत्पन्न हो। तो इस स्थिति से बचने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। या फिर हो सकता है कोई निजी व्यक्ति हमें परेशान करना शुरू कर दे, तो हम अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात करके उसके ऊपर केस कर सकते हैं, हम न्यायालय में उसके खिलाफ बात दायर कर सकते हैं। ये कहा गया जनता को राज्य एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये प्राप्त है। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं उनके आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके आगे यदि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो 12, 13, 33, 34 और 35 जो आर्टिकल होंगे वो सीधे मूल अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि उनसे संबंधित आर्टिकल हैं जो कि मूल अधिकारों से संबंधित हैं। वो उनमें मूल अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखिए, जो ये मूल अधिकार थे इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी शुरुआत में। इनके लिए विभिन्न वाद दायर किए गए और इसकी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो ये वाद कब कब दायर किए गए, कुछ महत्वपूर्ण वादों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला देखते हैं कि संविधान संशोधन 1951, जो हमारा मूल संविधान था वो हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। 7 मौलिक अधिकार हम सबकी चर्चा करेंगे, पर अभी समझ लीजिए कि जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो था संपत्ति का अधिकार। उन 7 में से एक था हमें संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। जो 1951 में संविधान संशोधन किया गया उसमें इस संपत्ति के आधार को सीमित कर दिया गया इस संपत्ति के आधार को। उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए और उसे सीमित कर दिया गया इस संपत्ति के आधार को, जो हमारा मौलिक अधिकार था। इसके बाद हम देखते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। शंकरी प्रसाद भारत संघ जो वाद है ये मौलिक अधिकारों के संशोधन की चर्चा करता है कि क्या उस पर संशोधन कर सकते हैं, क्या संसद उस पर संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है।
देखिए जो भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 आर्टिकल में बताई गई है संशोधन की प्रक्रिया। तो इस जो वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, इसमें बताया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद को यह अधिकार होगा कि वो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 368 में जो वर्णित विधि है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार संशोधन कर सकती है। यह कहा गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो वाद था 1967 में जो दायर किया गया था, इसमें अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि 368 के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद। ये कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। यह कह दिया गया कि जो 368 आर्टिकल है, इसमें जो प्रक्रिया बताई गई है, जो विधि बताई गई है, इसमें मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसे फिर से संशोधित करते हुए 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह इस मौलिक अधिकार या भारतीय जो संविधान है इसमें संशोधन कर सकती है 368 आर्टिकल के अनुसार। इसके बाद अगला जो वाद है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, जिसे 1973 में दायर किया गया था। इस राज्य में इस जो वाद था, ये जो वाद था, इसमें जो पहले के वाद थे कि इसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि संशोधन करना तो ठीक है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, जो जब संविधान बनाया गया था उस समय जैसा इसका स्वरूप था उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें यह कहा गया कि संसद संविधान में जो संशोधन है वो तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में दायर किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संसद द्वारा किए गए जो भी संशोधन करेगी उसको न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं बनाता है, यह कह दिया गया और 368(4) जोड़ा गया। समझिएगा क्या कहा गया। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया उसमें यह कह दिया गया कि जितने भी संशोधन करते हैं, जो संसद द्वारा संशोधन किए गए हैं, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। अर्थात आप उन संशोधन के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। इसे न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अर्थात ये वाद योग्य नहीं रहेगा, इस पर बहस नहीं की जा सकती न्यायालय में जाकर। इस प्रकार ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसे फिर से संशोधित किया गया और मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघ में 1980 में जो दायर किया गया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद कहा जाता है इसे 1980 में। इसमें जो पहले जो 42वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 368(4) को जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से इसे बाहर किया जाता है और इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। इसमें संशोधन करके जो आर्टिकल 368(4) था उसे हटा दिया गया और इसे जो आर्टिकल 13 है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं डिटेल में, उसका उल्लंघन माना गया कि यदि 368(4) को जोड़ा जाता है तो इससे आर्टिकल 13 का उल्लंघन होगा। यह कहकर इसमें से ये 368(4) को हटा दिया गया और इस प्रकार इसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। उसकी पुनरावलोकन की जो शक्ति है, जो आर्टिकल 30 में वर्णित है, उसके दायरे में ला दिया गया। इस प्रकार यह था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इसके बाद एक अंतिम हम संशोधन देखते हैं जो कि 44वां संविधान संशोधन था, जो 1978 में किया गया था 1978। इसकी खास बात देखते हैं कि इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया। जो 7 अधिकार थे, जो 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब ये हमारे मूल अधिकारों की सूची में शामिल
नहीं है जो संपत्ति का अधिकार है। ये पहले हमारे मूल अधिकारों की सूची में शामिल था। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक निर्णय देते हुए कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार तो है, क्योंकि इसे संविधान में स्थान दिया गया है। इस प्रकार ये जो पूरी प्रक्रिया है ये उसकी स्थिति को बताती है कि संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार वर्णित है उसकी स्थिति कैसी है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में कि किन आर्टिकल्स में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब जो मौलिक अधिकार है उनका आर्टिकल कैसा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया गया है, इसकी हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे सभी की। सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 के बीच में किया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया हमारे संविधान में। जो विभिन्न स्वतंत्रता जो विभिन्न समानता हमें प्रदान होती है वो 14 से 18 तक के जो मौलिक अधिकार है उनमें वर्णित है, इसलिए समानता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 के बीच किया गया। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। मैंने आपको बताया 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 1 अभी समाप्त किया गया और 6 बाकी है। मैंने यहाँ पे 7 के नाम लिखे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल अभी समाप्त किया गया है। तो पहला था समानता का अधिकार। अब हम दूसरा देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार। पहले समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में वर्णित है, तो इससे आगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 अनुच्छेद तक के वर्णन इसका किया गया। 19 से 22 जो अनुच्छेद है उनके बीच स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। जो तो हमारा जो तीसरा अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया। ये जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। अभी हम 24 तक पहुंचे थे, तो इससे आगे 25 से 28 तक जो अनुच्छेद होंगे उनमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हमारी जो संस्कृति और शिक्षा है उसको बनाए रखने के लिए इस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो कि संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के नाम से वर्णित है। इसकी व्याख्या की गई है। जो अभी तक हमने देखा कि 28 तक पहुंचे थे हम, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, तो इसके आगे 29 से 30 तक, 29 और 30 जो 2 आर्टिकल हैं इनमें बात की गई है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की, जो कि हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। इसके बाद देखते हैं हमारा 6वां मौलिक अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार है। इसमें केवल एक अनुच्छेद था 31, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार था जो 31 आर्टिकल है उसमें वर्णित था। इसके बाद हम अपना अंतिम मौलिक अधिकार देखते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है, क्योंकि ये जो जितने भी मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो रहे हैं इनका संरक्षण करता है। ये जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार ये जो 7 मौलिक अधिकार थे हमें मूल संविधान में दिए गए थे। वर्तमान में हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 31 में वर्णित था। अब इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे 300 क में वर्णित कर दिया गया है। ये वर्तमान में एक विधिक अधिकार के रूप में है। ये तो थी हमारे मौलिक अधिकारों की बात। अब हम बात करते हैं इनके सभी अनुच्छेदों के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि 12 से 35 तक वर्णित हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 12वें अनुच्छेद से कि 12वां अनुच्छेद क्या कहता है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित पहला अनुच्छेद है, जिसे अनुच्छेद 12 के नाम से मैं संबोधित कर रहा हूँ। अनुच्छेद 12, इसकी संख्या मतलब इसका जो क्रम है वो 12वां, इसलिए इसे अनुच्छेद 12 कहा गया। इसमें राज्यों की परिभाषा बताई गई कि राज्य किसे कहा जाएगा। मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य, जो जहां पर भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा तो उससे हमें क्या समझ में आएगा, राज्य क्या होगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 में। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई। तो देखते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है, किसे हम राज्य जो राज्य कहेंगे
वो क्या होगा, ये उस जो आप राज्य जानते हैं वो किसी एक राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एक राज्य है, आप ऐसा राज्य जानते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार में राज्यों की परिभाषा दी गई है ये अलग है। हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या है, मौलिक अधिकार में जो राज्य बताए गए हैं उनमें क्या शामिल किया गया है। तो देखिए, जो ये राज्य बताए गए हैं इनमें सबसे पहले भारत सरकार को शामिल किया गया है, जो कि भारत की सरकार और संसद, जो राज्य क्षेत्र है, जो हमारा राज्य वर्णित है, इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद पहला। दूसरा, विभिन्न जो सभी राज्य हैं वो और उनकी विधानमंडल, उनकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों, मतलब विधानमंडल, ठीक है, राज्य की सभी राज्य की जो सभी राज्य हैं वो और उसकी विधानमंडल। इसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी, जितनी भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे, पंचायत होंगे, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो, और इसके अलावा अन्य कोई भी प्राधिकारी जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, वो सभी इस राज्य के अंतर्गत आएंगे। याद रखिए, इसके अंतर्गत लघु उद्योगों को भी शामिल किया गया है, बृहद उद्योगों को भी शामिल किया गया है, जितने भी प्राधिकरण है सब शामिल है इस राज्य परिभाषा के अंदर। इसमें लेकिन न्यायालय को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यायालय इस राज्य की परिभाषा से बाहर है, इसमें न्यायालय को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार जो राज्य है, जो मौलिक अधिकार के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा उससे तात्पर्य क्या होगा, तो इस बारे में ये बताया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि जो राज्य होगा उसमें समस्त भारत की सरकार, संसद, सभी राज्य और उसकी विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, जितने भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे सब इसके अंतर्गत आएंगे, और अन्य प्राधिकारी जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं वो सभी इस राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 12 में वर्णित था। इस प्रकार ये सब राज्य की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 13 है वो किस बारे में बात करता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 13 वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ये न्यायालय को प्राप्त है। अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है ये समझ लीजिए कि जो न्यायालय है वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का पुनर्विलोकन कर सकती है, और यदि वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे उस मात्रा तक शून्य कर सकती है। इसकी प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जो कि विभिन्न आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) के अंतर्गत जिसका वर्णन किया गया है कि ये न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। तो देखिए, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं आच्छादन का सिद्धांत, जो कि 13(1) आर्टिकल 13(1) में वर्णित है। क्या कहता है ये आच्छादन का सिद्धांत? देखिए, जितने भी नियम और कानून लागू किए गए हैं भारत में वो भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किए गए हैं, और एक होता है भूतलक्षी प्रभाव। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्या होता है भूतलक्षी और भविष्यलक्षी? तो समझिएगा, यदि किसी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो जिस तिथि पर वो कानून लागू होगा, मान लीजिए आज की डेट पर इसे लागू किया गया, तो वो आज से जो कानून बनाया गया, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि मैंने आज एक कानून बना दिया कि कोई रात को खाना नहीं खाए, ठीक है, ये कानून मैंने आज बनाया है कि कोई रात को खाना नहीं खाएगा। यदि मैं इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करता हूं तो ये जो नियम है, ये जो कानून है वो आज से भविष्य के लिए होगा। मतलब भविष्य में यदि कोई कृत्य ऐसा किया जाता है कि कोई रात को खाना खा लेता है तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो अब तक जितने लोग पहले खा चुके होंगे, मतलब हो सकता है पिछले दिनों में कोई खाया होगा, तो वो भी दंड का अधिकारी हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका जो लक्ष्य है वो भूतलक्षी हो जाएगा, मतलब वो जो पास्ट में हो चुका है उस पर भी लागू होगा और जो भविष्य में लागू, मतलब जो करेगा उस पर भी लागू होगा। लेकिन यदि हम भविष्य और लक्षी प्रभाव से लागू करते हैं तो आज से भविष्य में लागू होगा केवल। लेकिन यदि भूतलक्षी से करते हैं तो आज से भूत भी और भविष्य भी दोनों में लागू हो जाता है। इसलिए जो भारतीय कानून थे उसे भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू किया गया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया, उस समय इस आच्छादन के सिद्धांत में कहा गया कि ऐसे समस्त कानून
जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई ऐसा कानून ब्रिटिश साम्राज्य में या उससे पहले बना होगा जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा, उस मात्रा तक समाप्त हो जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ये था आच्छादन का सिद्धांत, जो कि 13(1) में वर्णित है। आच्छादित हो जाएगा मतलब छा जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि जो नियम या कानून बनाए गए हैं वो उस मात्रा तक केवल शून्य होंगे जहां तक वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। बाकी एज इट इज रहेगा, जैसा वो है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उस मात्रा तक उसे शून्य कर दिया जाएगा जहां तक वो उल्लंघन कर रहे हैं। ये था आच्छादन का सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, जो कि 13(2) में वर्णित है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। अभी हमने बात किया 26 जनवरी 1950 की, जो आच्छादन का सिद्धांत था, जो कि हमने पहले जो नियम बना लिए थे उन्हें आच्छादित कर दिया ताकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करें। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? ये ऐसे सिद्धांतों पर रोक लगाता है और कहता है कि यदि राज्य सरकार कोई ऐसा, राज्य से तात्पर्य ये सब है ना, तो जो भी राज्य सरकार कानून बनाएगी वो ऐसा कानून बनाएगी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यदि कोई ऐसा कानून बन जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा गया। और ये अधिकार दिया गया है न्यायालय को कि वो पुनर्विलोकन करके, जब भी संसद कोई कानून बनाएगी तो उसका पुनर्विलोकन करके उस मात्रा तक उसे शून्य कर देगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसे दो भागों में हम समझ सकते हैं कि पहला, ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है वो यदि संसद कोई कानून बनाती है तो वो उस मात्रा तक जो न्यायालय है वो शून्य कर सकती है जहां तक वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये था पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये तो प्रक्रिया थी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को, लेकिन अन्य तरीके से भी कानून बनते हैं, जैसे कि अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश, इन सब के माध्यम से भी कानून बनते हैं। तो इनके लिए व्यवस्था की गई आर्टिकल 13(3) में, 13(3) जो कि संबंधित है, जो ये कहता है कि कोई भी ऐसा अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिनियम या जो नियम जारी किए जाते हैं, अध्यादेश या किसी जो कानून बनाए जाते हैं, वो ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि ऐसे अध्यादेश, आदेश, नियम या अधिनियम बना दिए गए जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस समझिएगा कि ये जब संविधान लागू हुआ उससे पहले के कानून के लिए था, ये जो 13(2) है वो उसके लिए था कि यदि राज्य सरकार या संसद, जो हमारे राज्य सरकार, संसद, जो जितने भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लोग आते हैं, यदि वो कोई कानून बनाएंगे तो वो किस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। और जो तीसरा था 13(3) वो बात करता है कि अध्यादेश जैसा कि आपको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है और हमने राष्ट्रपति को इसके अंतर्गत नहीं रखा है, ठीक है। तो जितने भी अध्यादेश, अधिनियम जो भी जारी किए जा रहे हैं, नियम जारी किए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ना आते हो। इस कंडीशन में उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो उनके लिए 13(3) की व्यवस्था है। उसके हिसाब से भी हमारे मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसे उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये था आर्टिकल 13(3). इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13(4). आर्टिकल 13(4) बात करता है कि ऊपर जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े 12(1), 13(1), 13(2), 13(3), इनके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 368 में किए गए के द्वारा, जो आर्टिकल 368 है उसके द्वारा यदि संसद कोई संशोधन करती है तो ये उस पर लागू नहीं होंगे। ये जो 3 सिद्धांत है, यदि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद किसी कोई संविधान संशोधन करती है तो ये 3 आर्टिकल उस पर लागू नहीं होंगे। ये कहता है आर्टिकल 13(4). इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद कोई संशोधन करती है संविधान में आर्टिकल 368 के अनुसार, तो उसको इस सिद्धांत से नहीं हटाया जा सकता, उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह कहता है
4। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, जो कि विधि के समानता से संबंधित है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। याद रखिए जो अनुच्छेद 14 है वो भारतीय एवं अन्य नागरिकों पर भी लागू होते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। इसके अलावा वो विधिक व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। विधिक व्यक्तियों से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो कोई कंपनी हो, कोई निगम हो, तो उन पर भी ये समानता का अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार उन पर भी लागू होता है। अनुच्छेद जो 14 है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। इसमें कहा है कि जो जितने भी व्यक्ति होंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, वो इनमें दो बातें कही गई। एक तो उन्हें विधि के समक्ष समान बताया गया, विधि के समक्ष उन्हें समानता प्राप्त होगी, और दूसरी बात कही गई कि वो विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो भारत राज्य क्षेत्र में है या रह रहा है या आया हुआ है किसी भी कंडीशन में, जो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर है, उसे विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगी और विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसे एक एक करके समझते हैं कि ये शब्द क्या है, विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है। देखिए जो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। वहां पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डाइसी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर डाइसी, जो कि ब्रिटेन से थे। उन्होंने विधि का शासन दिया था, एक लॉ दिया था विधि का शासन नाम से। तो उसमें बताया था उन्होंने कि सभी जो लोग होंगे, जितने भी नागरिक होंगे, जो गैर नागरिक होंगे, गैर भारतीय होंगे या भारतीय होंगे, सभी के लिए ये व्यवस्था थी। लेकिन ये जो प्रोफेसर डाइसी हैं, ये सिद्धांत उन्होंने ब्रिटेन के लिए दिया था और वहां से हमने ये लिया है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी लोग होंगे वो सब विधि के समक्ष समान होंगे। सबसे ऊंची होगा, जो सबसे उच्च स्तर पर होगा वो होगा कानून, ना कि कोई व्यक्ति, पद या कोई संस्थान नहीं, बल्कि जो कानून होगा वो सर्वोच्च होगा। इसकी बात उन्होंने अपने विधि के शासन में बताई थी। और इस विधि के समक्ष सबको समानता प्राप्त होगी, कानून सबसे सर्वोच्च होगा, विधि के समक्ष सब समान होंगे। ये बात उन्होंने अपने विधि के शासन में बताई थी और इस विधि के शासन को भारत ने अडॉप्ट किया है और इसीलिए हम विधि के समानता की बात करते हैं। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे ये कहते हैं और इसीलिए जो हमारे कानून बनते हैं वो सभी नागरिकों पर, चाहे वो भारतीय हो चाहे गैर भारतीय हो, सब पर समान तरीके से लागू होते हैं। ये जो विधि के समक्ष समानता है वो बात करता है कि विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब सभी को विधि के अधीन सबको एक समान समझा जाएगा, उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। जो विभेद नहीं किया जाएगा शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, ये इसके नकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है कि ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है और ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी आधार पर विधि के समक्ष उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि के समक्ष उसे अलग अलग नहीं समझा जाएगा, उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। ये कहता है विधि के समक्ष समता, मतलब सभी विधि के समक्ष समान होंगे, उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो नहीं किया जाएगा ये इसकी नकारात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। वहीं पर विधि का समान संरक्षण जो है, विधि का समान संरक्षण, यहाँ पर संरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। संरक्षण मतलब किसी को उससे संरक्षण प्राप्त होगा, जो कि एक सकारात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। विधि का समान संरक्षण कहता है कि वैसे तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे, सबको समान लॉ से जो भी वो विधि, जिस विधि का वो उल्लंघन करता है उसके अनुसार उसे दंड दिया जाएगा, यदि नहीं करता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है, इस बारे में बात करता है। लेकिन जो विधि का समान संरक्षण है उसमें एक खास बात यह है कि वो जैसे विधि के समक्ष समानता में कहा गया कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी तबके का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन विधि का जो समान संरक्षण है वो बताता है कि विभेद हो सकता है, लेकिन इसका आधार होगा उसकी वर्तमान परिस्थिति। यदि कोई दो अलग अलग परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं जिनकी परिस्थितियां अलग थी, उनका अपराध एक है लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग थी, उस अपराध को करने के पीछे का कारण अलग था, तो इस आधार पर विभेद किया जा सकता है। जो विधि का समान संरक्षण है, यदि मान लीजिए कोई दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध एक ही किया है, एक ही अपराध है उनका, लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग थी उन अपराध को करने के पीछे, तो इस परिस्थिति के आधार पर उनमें विभेद किया जाता है और किसी व्यक्ति को जो
उस अपराध में ना चाहते हुए भी शामिल था, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उसके हाथ से वो अपराध हो गया है, तो उसे उस संबंध में उस जो उनको दंड दिया जाना है उसमें संरक्षण दिया जा सकता है। ये कहता है विधि के समान संरक्षण। ठीक है, तो विभेद किया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां अलग होने पर हो सकता है दो लोग अलग अलग परिस्थितियों में उस दंड के भागी हों, तो उस परिस्थिति के आधार पर उस सजा को कम या ज्यादा किया जा सकता है, इस पर विभेद किया जा सकता है। पर जो विधि का समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये दो चीजें हमने देखी अनुच्छेद 14 के अंदर। तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और दूसरा विधि के समक्ष संरक्षण की बात की गई है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये था अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो विधि के समक्ष समानता है इसके कुछ अपवाद हैं। जो ये विधि के समक्ष समानता है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ये अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है, आपको पता हो। ठीक है, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसका आधार क्या है, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ अपवाद आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में, अनुच्छेद 361 में जितने भी राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो उनमें विभेद किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को जब वे कार्य कर रहे हैं उस समय उस पद अवधि में रहते हुए यदि उन्होंने कुछ कृत्य किया है तो उस कृत्य के लिए उन्हें न्यायालय में दंडित नहीं किया जा सकता है, ये उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा हो सकता है कि जो राष्ट्रपति या राज्य प्रमुख हैं, राज्यपाल हैं, जो भी उनके साथ जो मुकदमे चल रहे थे उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद में आने के बाद उन पर कोई भी न्यायालयीन मुकदमा नहीं चल सकता है। ये सब उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इस प्रकार यदि हम समान विधि की बात कर रहे हैं, सबके लिए समान की बात कर रहे हैं, समान विधि की बात कर रहे हैं, सबके लिए दंड समान होगा, सबके लिए विधि समान होगी, तो इस पर विभेद किया जा रहा है। यदि हम किसी को भी पद के अनुसार उसका विभेद कर रहे हैं तो ये विभेद तो है, तो इसलिए 361 इसका अपवाद कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जो अनुच्छेद 105 है उसमें जितने भी संसद के सदस्य होते हैं उन्हें अपने मत रखने और विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। और उसमें कहा गया है कि यदि वे अपने मत रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो इस वक्तव्य जो वो वक्तव्य दिए होंगे, जो वो बात किए होंगे, उनके संबंध में न्यायालय नहीं जाया जा सकता, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी कोई सांसद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या संसद के सदस्य होते हैं वो कोई मत प्रस्तुत करते हैं, कोई वक्तव्य बोलते हैं, तो उन्हें पद खाली करने की मांग की जाती है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो पद छोड़ दें, उन पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसदों को, और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत जो विधानसभा के जितने विधायक होते हैं उन्हें इससे संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उन्हें आप न्यायालय में नहीं घसीट सकते, उन्हें दंड का भागी नहीं बना सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है इन अनुच्छेदों में, जो कि हमारे विधि के समक्ष समानता का अपवाद होता है, जो कि उसे खंडित करता है, इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे विभिन्न वैवाहिक कानून बने हुए, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम है ना, मुस्लिम विवाह अधिनियम और सिख विवाह अधिनियम, तो ये सारी चीजें विभेद करती हैं। जैसे कि जो हमारे हिंदू धर्म में है उसमें जब तक पूरी शादी की प्रोसेस ना हो जाए तब तक उन्हें पति पत्नी नहीं माना जाता है। मुस्लिमों में वो जो प्रोसेस होती है कबूल है, वो होने के बाद ही उन्हें पति पत्नी या फिर वैवाहिक संबंध में बंधना माना जाता है। और जो सिख है उन्हें आनंद जो विवाह होता है उसके नियमों को फॉलो करना होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग कानून है, कोई एक कानून नहीं जो कि इस विधि के समक्ष समानता के अपवाद के रूप में जन्य होते हैं, स्थापित होते हैं। इस प्रकार ये विधि की समक्ष समानता थी जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित थी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 किस प्रकार की समानता हमको प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 15 है वो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। जो समाज में जितने भी लोग होंगे वो सामाजिक रूप से समान होंगे। इसमें कुछ अनुच्छेद हैं जिनको पढ़ने के बाद इसकी स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं उन अनुच्छेदों के बारे में।
ये समझ लीजिए कि जो अनुच्छेद 15 है वो सामाजिक समानता के अधिकार से संबंधित है कि समाज में सभी लोग समान होंगे। जो अनुच्छेद 15(1) है वो कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक से, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अनुच्छेद 15 है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो हम जितने भी इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे वो केवल भारतीय नागरिकों पर अप्लाई होते हैं। तो अनुच्छेद 15(1) कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक से जो भारत का नागरिक हो उससे केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। समझिएगा, 5 आधार बताए गए हैं, इन 5 आधारों के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। वो आधार कौन कौन से? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 चीजें, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो या किसी भी वंश का हो, इस आधार पर उस पर विभेद नहीं किया जा सकता है। ये कहते हैं अनुच्छेद 15(1). याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(1) भारतीय नागरिकों के लिए मेरे 5 आधारों पर विभेद नहीं करने की बात करता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) जो है वो फिर से इसी 5 आधारों पर कि किसी भी भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान पर के आधार पर, इन 5 आधारों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से उनको प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। ये कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी लिंग का हो या किसी भी जन्म स्थान पर पैदा हुआ हो, उसे किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी गार्डन में, किसी पूजा स्थल में जो कि सार्वजनिक होते हैं, किसी भी सरकारी संस्थानों में, ऐसी किसी भी जगह पे, चाहे वो सरकारी तालाब हो, नल हो, ठीक है, ऐसी कहीं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से उन्हें इन 5 आधारों पर नहीं रोका जा सकता है। ये जो 5 आधार है ये आर्टिकल 15(2) में बताए गए हैं। 15(1) केवल उनके 5 आधारों पर विभेद की नहीं बात करता है। 15(2) है वो कहता है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि 15(3) जो अभी तक जो हमने देखा 15(1) और 15(2) ये आर्टिकल तो विभेद की बात नहीं करते हैं, लेकिन अब जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 15 के ही अंतर्गत, वो आर्टिकल जो है इसके अपवाद स्वरूप आप देख सकते हैं उन्हें कि कुछ आधारों पर विभेद करने की बात करता है। तो वे आधार क्या होंगे? तो अनुच्छेद 15(3) है वो कहता है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि वो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने उत्थान का पर्याप्त साधन ना मिला हो, पर्याप्त अवसर ना मिला हो, इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार उनके लिए विशेष प्रबंध कर सकती है। इसलिए आप जब देखेंगे कि यहाँ पर महिला आयोग का गठन किया गया है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, इस प्रकार उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। और ये प्रबंध अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत आते हैं। 15(3) जो अनुच्छेद है वो कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध, विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। ये था पहला अपवाद जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले कहा कि लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम महिलाओं को यदि कुछ विशेष प्रबंध दे रहे हैं तो इसका मतलब हम इन अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए जो 15(3) है उसे अपवाद स्वरूप देखा जाता है 15 के ही 2 जो अनुच्छेद हैं उनके। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 15(3) था वो लिंग या फिर बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है 15(3). इसके बाद हम जो 15(4) पर जाते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया कि अब जो 3 अनुच्छेद हम देखने वाले हैं 15 के अंतर्गत, 15(3), 15(4) और 15(5), ये तीनों अपवाद स्वरूप है। तो जो 15(4) है वो कहता है कि सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार विशेष प्रबंध कर सकती है। जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं या फिर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर उनके प्रवेश के लिए शुल्क से माफी देती है उन्हें। जो 15(4) है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रवेश शुल्क में छूट की बात करता है। प्रवेश शुल्क में उन्हें छूट दी जा सकती है। आपने देखा होगा जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, या सरकारी संस्थान होते हैं, जब वहां पर
हम फॉर्म भरते हैं या फिर वहां पर प्रवेश पत्र लेते हैं वहां जाने के लिए, तो हम देखे होंगे कि जितने भी ओबीसी एसटी एससी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन्हें कुछ छूट प्रदान की जाती है उस शुल्क में। जैसे कि आप पीएससी या फिर व्यापम के भी एग्जाम दिलाते होंगे तो उनमें कैटेगराइज किया जाता है कि जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे उनके लिए अलग फीस होगी, जो ओबीसी के लिए होंगे, जो ओबीसी से होंगे उनके लिए अलग फीस होगी, जो एसटी एससी होंगे उनके लिए अलग फीस होगी। तो इसका आधार है ये 15/4, ये विभेद जो किया जा रहा है वो 15/4 के अनुसार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकें, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें, इसलिए अनुच्छेद 15/4 को जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 15/5 की। अनुच्छेद 15/5 क्या कहता है? अनुच्छेद 15/4 और 15/5 में बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अनुच्छेद जहाँ 14/4 जो है वो शुल्क में मुक्ति की बात करता है, शुल्क में रियायत की बात करता है, वहीं पे 15/5 है वो राज्य को अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी अथवा निजी, ये ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी अथवा निजी दोनों संस्थानों में प्रवेश संबंधी, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रवेश संबंधी से मेरा तात्पर्य है कि किसी भी आप शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो वहां पर कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है, तो ये सीटों से संबंधित है। जो 4 था 15/4 वो शुल्क से संबंधित था और जो 15/5 है ये सीटों से संबंधित है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी संस्थान में आप जब जाएंगे तो वहां पर कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जो प्रवेश से संबंधित होती हैं, व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए कि जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं और जो बाकी वर्ग के जो एसटी एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग में से संबंधित स्टूडेंट है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं उनके लिए और उन्हें उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उन्हें छूट दी जाती है, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है कि इतने सीट में इनका ही सिलेक्शन होगा। ये अधिकार दिया जाता है उन्हें 15/5 के अनुसार। अनुच्छेद 15/5 हमें ये बताता है कि राज्य ऐसे उपबंध कर सकता है प्रवेश संबंधी, ऐसा उनके लिए कर सकता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। इस प्रकार ये आर्टिकल 15 था जो कि हमारे सामाजिक समानता के आधार से संबंधित था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 16 जो कि लोक अभियोजन में समानता की बात करता है। लोक अभियोजन से तात्पर्य है यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां होती है, जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती है, जितने भी पद सृजित किए जाते हैं उनमें कैसे समानता आएगी, कैसे उन्हें समान रूप से भरा जाएगा। लोक अभियोजन मतलब वही कि सरकारी जो पद सृजित होते हैं उनमें नियुक्ति कैसे होगी, इस बारे में प्रबंध करता है अनुच्छेद 16। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में जिसमें लोक अभियोजन में अवसर की समानता की बात की है। लोक अभियोजन से तात्पर्य जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी पद सृजित किए जाते हैं उनमें जो नियुक्तियां होती हैं उससे संबंधित है ये लोक अभियोजन। तो लोक अभियोजन में समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। इसमें कहा गया है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं, जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं उन सब में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा अपने पद के लिए, ठीक है, सभी को समान अवसर प्राप्त दिया जाएगा उस पद के लिए कि वो उसे पा सके। इस अनुच्छेद 16 में ही विभिन्न हम जब अनुच्छेद देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार विभेद किया जाता है, कौन से आर्टिकल अपवाद हैं इसके और किन किन आधारों पर इसे विभेद किया जा सकता है और कहां पर इसमें ये बात की गई है कि हम समानता रखेंगे। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करेंगे 16(1) से, ठीक है। 16(1) जो अनुच्छेद है वो बात करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, मतलब कोई भी पद यदि राज्य निकालती है, किसी भी पद पर वो नियुक्ति चाहती है। देखिए ये जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात की गई थी, इसके लिए 1952 में व्यवस्था की गई। हमने देखा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्य, इसकी शुरुआत कैसे हुई हम ये देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का जन्म कैसे हुआ। इन्हें प्रावधान जो हम दे रहे हैं इसको देने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जन्म कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था भारत की सरकार के द्वारा, और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दौरान हमने पाया कि कुछ ऐसी जातियां हैं एसटी और एससी के अलावा जिनका उचित प्रतिनिधित्व हमारे समाज में प्राप्त नहीं है। जिन जातियों को
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। 1953 में जब इसका पता चला तो हमने लगभग 4300 के आसपास ऐसी जातियां पाई जो ना तो एसटी और एससी में आती थी और वो पिछड़ी हुई भी थी, एसटी एसी में भी नहीं आती थी और पिछड़ी हुई भी थी। ऐसी 4300 से बहुत अधिक जातियां थी जिन्हें पिछड़े वर्ग में रखा जा सकता था। ठीक है, तो जो ये जातियां मिली हमें जो एसटी एसी नहीं थी पर फिर भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, इन पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कि इन जातियों के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इन्हें कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए हमने 1954 में 1954 में एक कमेटी गठित की, एक समिति बनाई इस पिछड़े वर्ग पर विचार करने के लिए 1954 में। इस कमेटी का नाम था कालेकर समिति। ठीक है, काका कालेकर समिति नाम था। 1954 में इसका गठन किया गया था और इसी समिति की सिफारिश पर ये जो अन्य जातियां थी जिन्हें एसटी एसी के अंतर्गत तो नहीं रखा गया था पर फिर भी ये पिछड़ी हुई थी, इन्हें जो कालेकर थे यही समिति थी जिसने उन्हें अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज नाम दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया। वो नाम देने वाली समिति यही थी, काका कालेकर समिति, जो कि 1954 में गठित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी सिफारिश की, चूंकि अभी तक हम एसटी और एससी को दोनों के लिए मिला दें तो लगभग 48% हम उनको आरक्षण प्रदान कर रहे थे। 48% जो सीट्स थी या फिर जो शुल्क थे उसमें उनको रियायत प्रदान की जा रही थी, 48% उनके अंतर्गत था। जो बचा हुआ 52% था, इस कालेकर समिति ने ये 52% ओबीसी को देने की बात की और कहा कि उनका आरक्षण का प्रतिशत 52% होगा, जो कि यदि हम तर्कसंगत बात करें तो इन दोनों के यदि मिलाते हैं तो 100% हो जाता है। यदि दोनों को लगभग मिलाए तो ये 100% का आंकड़ा छू लेता है। यदि सभी पद जो है, जो नियोजन है, जो नियुक्ति है, वो यदि 100% आरक्षण से भर दी जाती तो फिर जो सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए इनकी जो दूसरी सिफारिश थी, जो 52% आरक्षण की बात की गई थी, उसे अमान्य कर दिया गया और इस पर फिर से विचार करने के लिए 1978 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। इनको आरक्षण के संबंध में प्रावधान करने के लिए बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया और इस बीपी मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही कि ये जो ओबीसी हैं इन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस पर विचार किया गया और अंतिम रूप से 1992 में सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और 1993 से इसे लागू कर दिया कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। इस प्रकार आपने 1993 में पढ़ा होगा कि जो ओबीसी थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उन्हें 27% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, तो ये आरक्षण था। लेकिन इस आरक्षण मिलने के पश्चात जब एक वाद दायर किया गया, इंदिरा साहनी वाद, उसमें ये पूछा गया कि आरक्षण क्या है, आरक्षण का आधार क्या हो सकता है, आरक्षण कितनी बार दिया जा सकता है, ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए। उसकी हम व्याख्या करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहूंगा, क्रीमी लेयर सिद्धांत। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो उनके लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किया गया था 1993 में ही। जब ये ओबीसी बना, जब इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई तो इसके साथ ही एक क्रीमी लेयर सिद्धांत दिया गया। ठीक है, ये क्रीमी लेयर सिद्धांत क्या था? इस क्रीमी लेयर सिद्धांत में कहा गया था, क्योंकि ये जो जातियां थी ये पूर्ण रूप से पिछड़ी हुई नहीं थी, ये कुछ मात्रा में पिछड़ी हुई थी, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोग पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुके थे। तो इस कारण से जो लोग ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, जो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि उन्हें ये जो रियायत है, जो छूट है, वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई और ये कहा गया कि जितने भी संवैधानिक पद होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, है ना, इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद होंगे, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, वो ऐसे सभी लोग, और इसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स होते हैं, बड़े चिकित्सक होते हैं, ठीक है, बड़े चिकित्सक, ये सभी जो पर्याप्त मात्रा में सक्सेसफुल हो चुके हैं,
ऐसे लोगों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया और ये भी बात कही गई थी जिनके शहरों में घर हो, जिनके पास अतिरिक्त कृषि भूमि हो, ऐसे सभी लोग इस क्रीमी लेयर के अनुसार इस पिछड़े वर्ग में नहीं आएंगे। यह व्यवस्था की गई, इसे ही कहा जाता है क्रीमी लेयर सिद्धांत। और इसमें एक प्रावधान यह भी था, जब ये शुरू में बना तब इसमें जो सीमा थी, आय की सीमा, वो 1.5 लाख रखी गई थी। 1.5 लाख रुपए यदि आपकी आय है तो आप इसके अंतर्गत, 1.5 लाख से ज्यादा है तो आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और 1.5 लाख से कम है तो आप इसके अंतर्गत आते हैं इस क्रीमी लेयर सिद्धांत के अंतर्गत। इसी को कहा जाता है क्रीमी लेयर सिद्धांत। वर्तमान में इसकी सीमा बढ़ाकर 5.5 लाख करने की बात की गई है। 6.5 लाख, माफ कीजिएगा, 6.5 लाख रुपए के लोग जो वार्षिक कमाते हैं 6.5 लाख रुपए, उन्हें यदि उससे ज्यादा कमाते हैं तो उन्हें इस क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, पर वहां तक या इससे कम है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। तो ये व्यवस्था की गई थी क्रीमी लेयर की। इसके बाद हम देखते हैं जब 1993 में ये व्यवस्था लागू की गई तो एक वाद दायर किया गया न्यायालय में, जिसे इंदिरा साहनी वाद कहा जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्यवाद, ठीक है, 1993 में ये लाया गया था। और जो इंदिरा साहनी जी थी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से ये पूछा कि आरक्षण क्या होता है, आरक्षण की व्याख्या करवानी चाहिए, और पूछा कि आरक्षण क्या होता है। तो इसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो आरक्षण है वो एक उपचार है। ये उनके लिए किया जाना है जो समाज से पिछड़े हुए हैं, अर्थात समाज से पिछड़े हुए व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया उपचार ही आरक्षण है। यह कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था इंदिरा साहनी वाद में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आरक्षण की सीमा क्या होगी, कितना आरक्षण दिया जा सकेगा, क्या आरक्षण की कोई सीमा नहीं है, सारे पद हम आरक्षण से भर सकते हैं, या फिर इसकी कोई सीमा है, ये पूछा गया था इंदिरा साहनी वाद में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसकी अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, 50% हो सकती है। जो 50% पद है वो आरक्षण के द्वारा भरे जा सकते हैं, लेकिन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन सन 2000 में, ये जो 2000 सन था, इसमें 81वां संविधान संशोधन किया गया, 81 अमेंडमेंट किया गया, 81वां संविधान संशोधन किया गया सन 2000 में। और इस 81वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि यदि बैकलॉग पदों को मिलाकर जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा होती, यदि बैकलॉग पदों को मिलाकर, बैकलॉग पदों को जोड़ने पर आरक्षण की सीमा यदि 50% से अधिक होती है तो इसे आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा बैकलॉग पद क्या होता है, तो मैं ये बताता हूं आपको कि जो बैकलॉग पद होते हैं उन पदों को कहा जाता है, मान लीजिए किसी वर्ष में, मान लीजिए इस वर्ष में कोई नियुक्ति की गई, लेकिन जो आरक्षित सीटें थी उनमें से सभी सीट नहीं भर पाई, कुछ सीटें बच गई। उन बची हुई सीटों पे, क्योंकि वो बच गई हैं और वो आरक्षित थी सीटें, तो उनमें हम सामान्य वर्ग की नियुक्ति तो कर नहीं सकते क्योंकि वो आरक्षित कोटि की सीटें हैं। तो उन सीटों को क्योंकि वो भर नहीं पाई, इसलिए प्रतिनिधित्व तो चाहिए लेकिन हमको सभी वर्गों का, तो हम उन सीटों को जब नेक्स्ट ईयर उसी पद पर फिर से नियुक्ति होती है तो हम अलग से पद सृजित न करके उसको उसमें जोड़ देंगे। मतलब जो कैटेगरी के पद थे वो कैटेगरी में फिर से जुड़ जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। जो नेक्स्ट ईयर के पद रहेंगे वो तो रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के जो खाली पद बच गए थे जो कि नहीं भर पाए थे उन्हें भी नेक्स्ट ईयर जोड़ दिया जाएगा। इसे बैकलॉग पद कहते हैं। और यदि बैकलॉग पदों को जोड़ने पर ये जो सीमा है वो 50% से ज्यादा हो जाती है तो इसे इस सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यह कहा गया इंदिरा साहनी वाद में। इस प्रकार हम देखें कि जो इसकी सीमा है वो 50% हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद उन्होंने पूछा, इंदिरा साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय से फिर पूछा कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है इसका आधार क्या होगा, किस बेस पे दिया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आरक्षण देने का आधार जो होगा वो धर्म नहीं होगा, धर्म इसका आधार नहीं होगा, बल्कि इसका आधार होगा जातिगत पिछड़ापन। जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, हमारे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही हैं, उनके लिए हम प्रावधान कर सकते हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार इसका आधार बताया गया कि इसका आधार होगा जातिगत पिछड़ापन। ठीक है, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन था जो सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया था ये वो था। इस प्रकार इंदिरा साहनी द्वारा जो चौथा प्रश्न पूछा गया वो था कि ये जो हम देखें कि अभी
कि आरक्षण क्या होगा, आरक्षण की सीमा क्या होगी, आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा। लेकिन चौथी चीज उनसे पूछी गई सर्वोच्च न्यायालय से कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये तो आधार पता चल गया कि किस प्रकार किस आधार पर दिया जाएगा, इसकी सीमा क्या होगी और आरक्षण होता क्या है। लेकिन अब पूछा गया कि ये कितनी बार दिया जाएगा, कितनी बार दिया जा सकता है। ये पूछा गया क्या एक बार दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा, या जब भी जरूरत पड़ेगी तब दिया जाएगा। ये पूछा गया इंदिरा साहनी के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि ये जो आरक्षण है वो केवल एक बार दिया जाएगा, नियुक्ति के समय, जब नियुक्ति हो रही होगी केवल उस टाइम पर ये दिया जाएगा, मतलब एक बार दिया जाएगा, यह कहा। लेकिन 1995 में हमने 77वां संविधान संशोधन किया, 77वां अमेंडमेंट के द्वारा यह व्यवस्था कर दी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यदि उन्हें पदोन्नत करना है उस स्थिति में भी उन्हें हम आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार ये आरक्षण 2 दशा में होगा, पहले तो जब नियुक्ति होगी तब उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और बाद में उन्हें पदोन्नत करने के समय फिर से आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार 1995 से यह भी व्यवस्था कर दी गई और ये कालांतर में ये राजनीति बन गई है। आप देखते होंगे कि अब इसे समाप्त करना लगभग असंभव है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा संविधान जो है वो पहले समानता की बात करता है और फिर वहीं पर कुछ अपवाद आर्टिकल्स भी हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो इनका खंडन करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में, जो कि हमें लोक अभियोजन में समानता का अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ये क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता शब्द को समझिए कि क्या है ये अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से तात्पर्य है छुआछूत से। जो छुआछूत और भेदभाव जो समाज में ये भावना थी उसे अस्पृश्यता कहा गया, उसे अस्पृश्यता का नाम दिया गया। और इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, इसे समाज से बाहर करने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 पारित किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 पारित किया गया। चूंकि हम अस्पृश्यता का अंत कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो अधिनियम बनाया अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, इस अधिनियम में ही अस्पृश्यता शब्द आ रही थी, छुआछूत शब्द आ रहा था, जिसे उचित नहीं समझा गया। इसलिए कालांतर में 1976 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को नागरिक अधिकार नियम कहा गया, नागरिक अधिकार नियम कहा गया, सिविल अधिकार नियम कहा गया और 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। इसे नागरिक अधिकार नियम के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चूंकि ये व्यवस्था एसटी और एससी के लिए की गई थी, जो कि हमारे समाज में जिनसे ऐसा भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि ये व्यवस्था उनके लिए थी, इसलिए बाद में इसे परिवर्तित करके फिर से 1989 में इसका फिर से नाम बदला गया और इसे अब ST/SC प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। ST/SC एक्ट के नाम से इसे अब जाना जाता है। 1989 में इसे फिर से परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार था अस्पृश्यता या छुआछूत का जो भावना थी उसे समाज से बाहर करने के लिए, उसे समाज से दूर करने के लिए और सबको समानता का अधिकार देने के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद जो 18 है वो फिर से हमें समानता, समाज में सभी को समानता दिलाने के लिए उपाधियों की अंत की बात करता है। उपाधियां, जैसे आपको पता होगा कि प्राचीन समय में विभिन्न उपाधि धारण की जाती थी किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, अपने आप को समाज से अलग बताने के लिए, विशेष बताने के लिए। जैसे कोई राजा होते थे, महाराजा होते थे, कोई मंत्री होते थे, तो वो कोई उपाधि धारण करते थे ताकि उन्हें समाज में एक मुख्य स्थान मिल सके। इन सभी उपाधियों का अंत करने के उद्देश्य से और सबको एक समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई और उपाधियों के अंत की बात की गई। देखिए, अनुच्छेद 18 में बहुत से प्रावधान है जिन्हें समझना जरूरी है कि उपाधियों का अंत किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 18(1) कहता है, जो 18(1) है वो कहता है कि राज्य जो है वो सैन्य या फिर सैन्य या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा, जो सम्मान है उसके अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। जो राज्य है
वो केवल सेना से संबंधित जो सम्मान होते हैं, जैसे उपाधियां होती हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये जो सैन्य उपाधियां हैं, ऐसी उपाधियां दे सकता है। और इसके अलावा शैक्षणिक उपाधि दे सकता है, जैसे कि आप देखते होंगे कई लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, ऐसी उपाधियां दे सकता है, लेकिन कोई विशेष उपाधि नहीं दे सकता है। केवल सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां ही प्रदान की जा सकती हैं, यह कहा गया 18(1) में। राज्य सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह कहा गया 18(1) में। वहीं पर 18(2) में व्यवस्था की गई कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का यदि कोई भी नागरिक है तो वो विदेशी राज्यों से, विदेशी राष्ट्रों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यह कहा गया 18(2) में। 18(2) में फिर से मैं बोल रहा हूँ, 18(2) में बताया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। इसके बाद 18(3) कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो कि भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है, लाभ हो सकता है कोई विदेशी नागरिक हो जो यहाँ पर आया हो और भारत के लाभ के पद पर कार्यरत हो। ये लाभ का पद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाभ का पद क्या होगा, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब बताया था कि लाभ का पद क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से उसी लाभ के पद की चर्चा हो रही थी कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर कार्यरत है, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, जब तक राष्ट्रपति से अनुमति ना मिल जाए तब तक वो किसी विदेशी राज्य की किसी विदेशी राज्य की उपाधि धारण नहीं कर सकता है, किसी भी विदेशी राज्य की उपाधि धारण करने से पहले, क्योंकि वो भारत में काम कर रहा है, भारत पर लाभ के पद पर है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी विदेशी राज्य की उपाधि धारण नहीं करेगा, यह कहा गया 18(3) में। वहीं 18(4) जो है वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारतीय नागरिक हो, दोनों के संबंध में ये बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति जो भारत राज्य सरकार के अधीन, जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको शुरू में बताई है, मौलिक अधिकार के शुरुआत में अनुच्छेद 12 में मैंने राज्य की परिभाषा बताई है, जो कि पूरे मौलिक अधिकारों पर लागू होता है ये राज्य। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर या विश्वसनीय पद पर कार्यरत है, कोई भी यदि व्यक्ति है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, यदि भारत सरकार के राज्य सरकार, जो भारत की राज्य सरकार है, उसके अधीन लाभ के पद पर है या फिर विश्वास पद पर है, किसी विश्वास के पद पर का पद धारण कर रहा है, तो उस स्थिति में वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा, कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता, यह कहा गया 18(4) में। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षणिक और सैन्य उपाधि के अलावा यदि कोई भी उपाधि हमें दी जाती है तो उसे लेने के पूर्व हमें राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि कोई विदेशी राज्य हमें कोई उपाधि देना चाहता है तो वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कहा गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग अपने नाम के सामने पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न यह लिखते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये जब उपाधियों का अंत कर दिया गया है तो ये कैसा हो सकता है ना। तो इसके संबंध में एक बार वाद दायर किया गया, बालाजी बनाम भारत संघ वाद दायर किया गया था, बालाजी राजन बनाम भारत संघ वाद के नाम से, और उनमें पूछा गया कि ये जो सम्मान दिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जो ये उपाधियां दी जा रही है, माफ कीजिएगा उपाधि नहीं पर सम्मान है, ये भेंट होती है जो विशेष कार्य करते हैं हमारे समाज के लिए, उनके लिए, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो उपाधियां होती है, भारत सम्मान जो होता है, यह भी दिया जाता है और लोग अपने नाम के सामने ये उपाधि जोड़ते हैं। तो क्या ये सही है, यह पूछा गया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ये जो दिया जा रहा है ये सारी चीजें सम्मान है, ये उनके लिए सम्मान के लिए दिया जा रहा है, उनको विशेष दर्जा देने के लिए नहीं। यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खंडन कर दिया कि यदि कोई सम्मान दिया जा रहा है तो वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है, और जो जितने भी पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण है, ये सारे सम्मान है, इसलिए इन्हें उपाधियों के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, और इस प्रकार से हम ये जितने सम्मान है वो दे सकते हैं। इस प्रकार हमने समानता के अधिकार को देख लिया, जो कि 14 से 18 के बीच में वर्णित है। हमने 18 तक के अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे 19 से 22 तक के अनुच्छेदों के बारे में। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update.